हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार ओझा आप सभी लोगों को एसपीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में गणित प्रश्न पत्र के पेपर में आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस पे आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और इसके साथ ही इसका जो पेपर पैटर्न है, इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर भी थोड़ा मोड़ा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले मैं ये भी आप लोग को बता दूं कि मैं हायर मैथमेटिक्स में लगभग मैथमेटिकल साइंस में बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट पर मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं। और इसके साथ एकेडमिक क्लासेस क्लास 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स पर भी वीडियो बनाने वाला हूं। आप लोग मेरे साथ बने रहे। इन सब कंटेंट को यथासंभव सहयोग करें, सहयोग में आप लोग इसे शेयर करने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए लगभग अब तुरंत अपने टॉपिक पर चलते हैं और इसको डिस्कशन करते हैं। तो ये जो हमारा डीएलएड मैथमेटिक्स का जो प्रश्न पत्र बनता है वो हमारा 25 मार्क्स का होता है। और यह जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है जिसमें वैकल्पिक प्रश्न होता है। आइए, वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या हमारी 5 होती है। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 मार्क का होता है, तो 5 नंबर हमको ये देगा। इसके अलावा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है ये हमारा जो होता है इसमें 6 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है हमारा 1 मार्क देता है, यानी कि 6 अंक, 6 गुणे 1 हमारा 6 अंक इसमें मिल गया। आज जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों के में 7 प्रश्न होते हैं, तो हमारा 7 प्रश्न लेकिन ये जो होता है हमारा जो होता है नंबर गेनिंग पार्ट होता है, इसमें ज्यादा नंबर गेन होता है हम लोग का। ये 2-2 नंबर का होता है, तो ये 2 7 14 नंबर इसमें हमको मिल गया, यानी कि टोटल हमारा 25 मार्क का होता है। यानी मैक्सिमम मार्क जो है हमारा 24 मार्क्स है। और सॉरी 25 मार्क्स का हमारा टोटल जो क्वेश्चन पेपर बनता है 25 मार्क्स यानी 25 नंबर का हमारा बनता है। तो आइए अब मैं आप लोग के साथ बता दूं कि आप लोग लगभग नोट्स अपना लेकर बैठे हैं, क्योंकि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस करने वाला हूं वो एग्जाम के व्यू से बेहद 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 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि प्रत्येक क्षण जो होगा, प्रत्येक मोमेंट जो होगा हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन कराएगा। सो आप लोग मेरे साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहें और इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो खैर चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं जो भी मोस्ट गेस वैकल्पिक प्रश्न है उन वैकल्पिक प्रश्नों। चलिए, तो वैकल्पिक प्रश्न में पहले इन 5 प्रश्न का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद जो इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है वो तो करेंगे ही, साथ ही इसके अलावा भी 2-4 मैं वैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन कराऊंगा। तो इसको आप लोग निसंदेह बिल्कुल आप लोग इसे नेसेसरी रूप से आप लोग इसे नोटबुक पर अपना बिल्कुल नोट ही कर लें, ताकि ये प्रैक्टिस होता रहे उस समय तक। एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल पूरा उम्मीद है कि 100% मेरी गारंटीड है कि लगभग यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो अब पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये भाज्य संख्या होती क्या है। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से भी कटे वो हमारी भाज्य संख्या होती है। क्या बताया मैं? एक और स्वयं के अलावा, माने एक से कटे ही और स्वयं से कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से कटे। तो देखिए 2 केवल एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 3 जो है ये भी एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 1 जो है ये तो केवल एक से ही कटेगा। 4 ही एक ऐसी संख्या बच रही है जो 1 से कटेगी और 4 से कटेगी ही कटेगी, साथ में ये 2 से भी कट जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। यानी कि अब याद भी करिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा इससे इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न को बनता है कि ये पूछ दिया होता कि सबसे छोटी, बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। यदि हमारा प्रश्न ये पूछा होता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो ठीक, अभाज्य संख्या माने क्या? वह संख्या जो एक से कटे या स्वयं से कटे। ध्यान दीजिएगा, एक और स्वयं से जो केवल और केवल विभाजित हो या कटे उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो हमारी 2 होती है। नोट कर लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। हमने क्या डिस्कस किया कि सबसे छोटी जो होती है भाज्य संख्या हमारी 4 होती है, जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखा, 21 का अनुवर्ती क्या होती है। तो अब देखिए इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक अनुवर्ती बनता है, एक पूर्ववर्ती बनता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हमारा प्रश्न है अनुवर्ती का, तो अनुवर्ती माने आगे। तो अब 21 के जस्ट एक आगे क्या होगा? अनुवर्ती माने जस्ट आगे का पूर्णांक।
तो अब बताइएगा 21 के जस्ट अनुवर्ती जस्ट आगे क्या आता है, बताइए बताइए। तो 21 के जस्ट आगे जो होगा हमारा 22 होगा। अब 22 जो है ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यदि इसी क्वेश्चन में यदि कह दिया होता कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, जैसे यही हमारा क्वेश्चन दिया होता है कि बताओ कि 21 का पूर्ववर्ती, यदि पूछा होता कि 21 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तब हम बताते कि पूर्ववर्ती माने जस्ट पहले, याद रखिएगा पूर्ववर्ती माने एक ठो पहले, अनुवर्ती माने मात्र एक आगे। तो अब हमारा 21 का पूर्ववर्ती कितना होगा, 21 में से आप एक घटा दीजिएगा तो आएगा 20, यानी कि हमारा 21 का पूर्ववर्ती संख्या हमारा 20 है। तो चलिए यह क्वेश्चन क्लियर हुआ, आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 4, 6, 8, 16 का मौसा क्या होगा। मौसा माने महत्तम समापवर्तक। तो अब देखिए, तो ये मौसा जो होगा, मौसा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सबको विभाजित करे। ये तो संख्या है, माने वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर दे, माने सबको काट दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मौसा बोलेंगे। तो देखिए ऑप्शन से पकड़ने का सिंपल तरीका है, 16 उठाइए, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है, उठा लीजिए 16। अब देखिए 16 से क्या सब कट जाएंगे क्या, कहोगे नहीं सर 16 से तो केवल 16 कटेगा, हमारा 8 नहीं कट पाएगा पूरी पूरी से, ये 1/2 आने लगेगा। 1/2 माने भिन्न, माने पूरा से पूरा कहाँ कटा, नहीं कटा। अब जरा उठाकर देख लो, अब इसमें अब 16 से जस्ट छोटी संख्या देखो, क्यों, क्योंकि मौसा सबसे बड़ी संख्या होती है ना, तो सबसे बड़ी संख्या तो मैंने 16 चुना, 16 नहीं है। तो चलिए इससे जस्ट छोटी अब कौन है, तो हमारा 4 है। जरा 4 से देख लो क्या सब कट रहा है क्या, तो 4 से देखिए, 4 से 4 तो कट जा रहा है, 8 भी हमारा 4 दूनी का 8 कट जाएगा, 4 चौका 16, हमारा 16 भी कट जाएगा। लेकिन फिर गड़बड़ है, हमारा 6 नहीं कटेगा। तो कह सकते हो कि सर 4 जो है हमारा इनका मौसा नहीं है, 4 भी नहीं है। तो चलो भैया अब 4 से जस्ट छोटा कौन है, 2 है। तो 2 से चेक कर लेते हैं। तो 2 से चेक कर लो, तो देखो 2 से कट जा रहा है, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 8 16, यानी कि बिल्कुल सही हो गया। ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो एक तो तरीका हमारा ये हुआ कि सबसे बड़ी संख्या उसमें से सिलेक्ट करते और उसमें सब में हम लोग भाग देते, देखते कि कौन कट रहा है। यदि सबको काट दे रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो वही उन दी गई संख्याओं की वो संख्या हमारी मौसा होगी। लेकिन देखिए एक और तरीका होता है, एक और तरीका, तो ये तो गुणनखंड विधि भाग विधि होती है। चलिए थोड़ा गुणनखंड विधि से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4 का गुणनखंड हमारा होगा 2 गुणे 2। 6 का गुणनखंड कर लेते हैं भाई, 2 गुणे 3। 4 का गुणनखंड कर लो, सॉरी 8 का गुणनखंड कर लेते हैं हम, तो 8 का हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2। 16 का गुणनखंड यदि करेंगे तो ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इन देखते हैं कि सब में कॉमन क्या है भैया, तो सब में कॉमन जो है केवल उभयनिष्ठ जो है, सब में कॉमन हमारा 2 है। तो कह देंगे कि इन सभी का मौसा 2 है। इस प्रकार मौसा निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको गुणनखंड विधि से मौसा कहते हैं। इस विधि में सभी जो पार्ट होते हैं उनको अलग अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं, और गुणनखंड निकालने के बाद उनमें देखते हैं कि सबसे कॉमन कौन है। जो कॉमन होता है वही हमारा उन दी गई संख्याओं का मौसा होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो अब देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके। p बटा q माने भिन्न के रूप में। तो आप ये हमेशा याद रख लीजिएगा कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे -5 से 5 हुआ, कोई भी दो संख्या है 1 से लेकर 2 के बीच में, इसमें अनगिनत संख्याएं हैं। देखो मैं दिखा रहा हूँ 1.1, 1.2, 1.3। अब इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं 1.1, 1, 1, 1, 1.1, 1, 1, 2, माने कह सकते हो कि आप याद रख लो कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनलिमिट, अपरिमित, असंख्य, अनंत संख्याएं होती हैं। अतः यहाँ पर जो होता है अपरिमित संख्या होगी। चलिए इसके पैरेलल मैं एक और क्वेश्चन पर डिस्कस आपको करा दूं। यदि ये मेरे से पूछ दिया होता कि दो, यदि परिमेय संख्या न दे करके ये हमारा कह दिया होता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती है, तो अब फिर गड़बड़ हो जाता है। किसी भी दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में सीमित संख्याएं होती हैं। जैसे यदि मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि बताओ 6 और 8 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो भैया हमारा केवल और केवल एक प्राकृतिक संख्या है, वो भी कॉमन। 6 के बाद कौन आता है, 7 आती है, तो 7 है भाई। जैसे कोई पूछ देता 10 और 15 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो कहना हाँ सर ये भी हमको पता है, सीमित प्राकृतिक संख्या होती है। कितनी होगी, तो भैया एक हमारे 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, माने 4 हमारी संख्याएं होंगी। यानी फाइनल कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि परिमेय, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमारी जो होती है अनंत माने अपरिमित संख्याएं होती हैं।
मैंने अपरिमित संख्या होती है, अनंत संख्या होती हैं, और जबकि प्राकृतिक संख्याओं के बीच में परिमित संख्याएं होती हैं, सीमित संख्याएं होती हैं। चलिए अब इस पैटर्न पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन का स्टडी करते हैं। ये दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए गुणनखंड पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये गुणनखंड क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं कि यदि हमसे कोई पूछे कि इसका गुणनखंड क्या होगा, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका लॉजिक ये होता है कि हम लोग दो संख्याओं का ऐसा गुणा कराते हैं कि गुणा कराने पर 12 और जोड़ने पर 7 आए। मैं आपसे ये पूछूं तब क्या कहिएगा? सोचिए कोई संख्या कि जिसमें दो संख्या ऐसा लो जो कि गुणा कराओ तो आपका 12 आ जाए, लेकिन जोड़ो तो आपका 7 आ जाए। तो यदि हम गुणा कराते हैं तो भैया एक है हमारा 4, एक है 3, तो हमारा क्या होगा? बहुत 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12 एक संख्या हो गई, और 4 में 3 जरा जोड़ दो तो 4 3 7, तो ये हमारा हो गया। कहोगे कि सर ये 4 और 3, तो देखिए डायरेक्ट गुणनखंड देखिए क्या होगा, एक होगा x है, ये चूंकि प्लस 4 है तो प्लस 4, और दूसरा जो होगा हमारा x माइनस x प्लस 3। तो ये हमारा गुणनखंड में देखिए ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है। तो इस तरह से हमने जो मॉडल पेपर के व्यू से 5 मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके अलावा हालांकि वैकल्पिक में केवल 5 ही हमको प्रश्न पूछते हैं। ये जो कराए हूँ पक्का उम्मीद है कि इसमें से लगभग 2-3 तो कंफर्म आ ही जाएंगे। नहीं भी आता है तो जो इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस मैं वैकल्पिक बताने वाला हूँ, इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। आप लोग उसे देखें और बिल्कुल इसे हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसे बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि गणित जो है प्रैक्टिस की विषय होती है। आइए इसके अलावा 2-4 और भी जो है वैकल्पिक में इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनका भी डिस्कस करते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये देखें कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो आधार होगा। तब ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद करना होगा कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, याद करिएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे, ऐसे करें, आधार गुणे हमारा ऊंचाई जो होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा दिया कितना है भाई, 30 बराबर 1/2, आधार हमारा कितना दे दिया है वही तो पूछ रहा है। आधार हमसे पूछ रहा है कितना होगा, ऊंचाई हमारा कितना दे दिया है, तो ऊंचाई हमारा दे दिया है 12, 2 से कटा दे दिए, 2 छके 12, ये 30, ये चूंकि इधर गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 30/6 बराबर हो जाएगा आधार, 6 5 30 5, यानी कि हमारा जो होगा आधार इस त्रिभुज का हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 0.3x प्लस 2 इजकल टू 6.2, थोड़ा ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस में रखिएगा कि यदि 0.3x प्लस 2 बराबर 6.2, तो ये हमारा कह रहा है कि यदि ये 0.3x प्लस 2 इजकल टू 6.2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। तो x की वैल्यू बताओ। तो देखो ये 0.3x इजकल टू ये कितना होगा 6.2, जब भी प्लस इधर जाएगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा बनेगा 0.3x इजकल टू, ये हमारा बन जाएगा 4.2, यहाँ से x इजकल टू बन जाएगा हमारा 4.2 अपान ये 0.3, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा है, भागे हो जाएगा। अब दशमलव एक अंक इधर भी भगाइए, इसके भी 42 3 और 14 यहाँ 42, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 14। देखिए इसमें 14 कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस प्रकार का जो है एक चरों में रैखिक समीकरण ये कहलाता है। इस टाइप का भी थोड़ा प्रैक्टिस करने के रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के पावर x प्लस 2 बराबर 8, तो कह रहा है x की वैल्यू होगी। तो देखिए ये 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर x प्लस 2, 8 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं कि 2 के पावर 3, बोलिए। तो अब चूंकि जब दोनों का आधार सेम हो तो उसके पावर जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये याद कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका पावर x प्लस 2 है, इसका पावर हमारा 3, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3 में से 2 घटा दीजिए, तो ये हमारा हो गया x बराबर 1 आ गया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है। अब चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा स्क्वायर, तो हमारा तो ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर बने 25, तो ये हमारा हो जाएगा 25, चूंकि यूनिट देना चाहिए था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए ये 5 नंबर ऑप्शन समझ लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन, इसका मान क्या होगा
देखिए -2/5 माइनस -4/15। तो अब देखिएगा ध्यान से, जब भी माइनस और माइनस दोनों ये ब्रैकेट में हो तो ये हमारा माइनस में माइनस से गुणा होकर ये हमारा हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +4/15। अब हमारा लॉसअप हमारा 5 और 15 का लॉसअप तो हमारा 15 हो जाएगा। गुणा कराइएगा, 5 × 15, 3 दूनी का 6 -6 और 15 है का 15 +4, 6 में से 4 जाएगा -2/15। तो इसका आंसर जो होगा -2/15। तो ये जो थे 5 जो थे एक्स्ट्रा अलावा मैंने 5 इंपोर्टेंट कराया था। इसके अलावा जो भी इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बहुविकल्प में थे वो मैंने कराया, इसे बिल्कुल नोट कर लिए और प्रैक्टिस करिए। आइए अब जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो कितनी इनकी संख्या होती है ये पूछे जाते हैं, इन पर डिस्कस करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है बारी बारी से हम लोग स्टडी करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है हमारा 1 नंबर का होता है। ये जो होता है हमारा को हल करना पड़ता है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि a + 1/a का मान 4 हो तो a² + 1/a² का मान कितना होगा। तो अब देखिएगा हॉल में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे, चाहे यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, तो दोनों के कंडीशन में याद रखिएगा कि इसका वर्ग करते हैं। तो चूंकि हमको दिया क्या है भैया, हमको दे दिया है a + 1/a की वैल्यू दिया है 4। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जरा वर्ग कर दीजिए इसको। तो वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a² + b² + 2ab। अरे भाई a + b के होल स्क्वायर पर, ये हमारा फार्मूला होता है, याद रखिएगा। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो इस फार्मूला पर ये अच्छा इसका 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16। तो अब देखिए हमारा a² + 1/a² + a से तो ये गया, ये +2 बराबर 16। यहाँ से हमारा हो जाएगा a² + 1/a² बराबर है जाएगा 16, ये जाएगा 3, तो 16 में से 2 जाएगा 14। तो ये हमारा निकल गया कि a² यदि इसका बराबर 4 तो a² + 1/a² का मान कितना होता है, 14 होता है। अब देखिए अब हमारा पूछ रहा है कि a - 1/a का मान बताओ। तो अब एक और फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा इसके लिए कि देखिए हमारा फार्मूला होता है कि a - b का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। ये याद रखिएगा ये फार्मूला कि इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है। तो इस फार्मूला से देयरफॉर हम लोग क्या कहते हैं कि a - 1/a के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं a + 1/a का होल स्क्वायर -4 × a × 1/a। 4 a से कट गया। a + 1/a का मान हमारा खुदे दे दिया है 4, तो ये 4 का वर्ग, ये -4, तो 4 चौका 16 में से 4 जाएगा हो जाएगा 12। तो अब जब इधर से स्क्वायर जैसे ही हटा, देखिए ये इधर स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर हटेगा तो इधर करड़ी लग जाता है, तो ये करड़ी में 12, करड़ी में 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3, तो ये 4 का वर्गमूल 2, तो 2 करड़ी में 3। इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कंपटीशन के व्यू से भी, यदि a + 1/a की वैल्यू 4 है तो पहले वर्ग करके हमने इसकी वैल्यू निकाल दिया। ये एक फार्मूला याद रखिए कि a - b के होल स्क्वायर का वर्ग होता है +b का होल स्क्वायर -4ab। तो इस फार्मूला पर हम लोग बैठा देंगे तो a - a की वैल्यू आ गई 2 करड़ी में 3। आइए अब जरा दूसरा समीकरण को हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए अब दूसरा में दे दिया गया है, ये समीकरण निकाल दिया है। देखिए x + 2y = 4, x - 2y = 2। अब एक चीज याद रखिए, ये हमारा समीकरण निकाय, इसको मान लेते हैं समीकरण में एक, समीकरण नंबर 2। इसे बोलते हैं हम लोग दो चरों में रैखिक समीकरण। क्यों दो चरों में, क्योंकि इसमें दो चर x और y है। रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें x और y दोनों की पावर कितनी है, 1 है। तो ये दो चरों वाले हमारे रैखिक समीकरण हैं। इन समीकरणों को हल करने के लिए हम लोग कई विधि से करते हैं, जिसमें से ज्यादा ही इंपॉर्टेंट और बहुत अधिक पॉपुलर या लोकप्रिय कह सकते हैं कि जो मेथड होता है हमारा विलोपन विधि होता है। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं कि कुछ ऐसा प्रक्रम करते हैं काम जिसे कोई एक कैंसिल हो, जोड़े या घटाएं। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ ऐसा सिचुएशन जनरेट हो रहा है कि भाई जब हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा y खत्म हो जाएगा, क्योंकि +2 - 2 घटा देते हैं तो x। तो आप यहाँ पर कुछ भी पहले लगा सकते हैं। तो मेरे को थोड़ा जोड़ना अच्छा लग रहा है तो मैं जोड़ ले रहा हूँ कि समीकरण, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोनों समीकरण को जोड़ने पर तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए। तो जोड़ने पर ये 2y में -2y तो कट जाएगा, तो x 2x और 4 2 6। तो यहाँ से x हो जाएगा 6/2 माने x = 3 आ गया।
अब x बराबर तो 3 तो हमारा आ गया। अब इस x बराबर 3 का मान किसी समीकरण में जिसमें उचित लगे आप उसमें रख लो। तो x बराबर 3 का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, जहां पर अच्छा लगे आप रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में या 3 में रखने पर, तो 3 में ही रखने पर, समीकरण 1 या 2 में रखने पर x 2x ये हो गया, 4 2 6, तो x बराबर हमारा आ गया 3। तो x बराबर 3, तो समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, ये x के मान हम लोग रख देते हैं 3 प्लस 2y बराबर ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये हम पर 2y बराबर कितना हो जाएगा 4, इधर आएगा तो ये -3, तो ये 2y बराबर 4 में से 3 जाएगा 1 हमारा हो जाएगा। तो ये y बराबर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमारा गुणा है, तो ये हो जाएगा 1/2। x का मान हमारा 3 हो गया और y बराबर हो गया हमारा 1/2। इसे भी नोट कर लीजिएगा और इस टाइप का प्रैक्टिस में रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिएगा, अब हमारे पास समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो हमको पता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि हमको भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब हमको क्या दे दिया है, तो अब देखिएगा दिया है हमको, दिया है क्या दिया है भैया, दिया है हमको परिमाप दे दिया है बाबू, ध्यान से, परिमाप हमको दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। तो ये बताइए परिमाप होता है कितना है, पता नहीं होगा। परिमाप होता है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यदि समबाहु त्रिभुज हो तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर परिमाप 12 सेंटीमीटर, इसका परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, तो भुजा बराबर 12। तो यहाँ से हमारा भुजा निकल जाएगा कितना 12/3, 3 चौका 12, 4 सेंटीमीटर। अब बताइए, अब भुजा निकल जाने, भुजा तो हमारा निकल गया, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, इसलिए हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा कितना करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये हमारा करड़ी में 3/4, ये फार्मूला है, इसे याद किए रहिएगा। ये भुजा हमारा हो जाएगा 4 का वर्ग, तो ये करड़ी में 3/4 गुणे 4 गुणे 4, ये कट गया एक, तो ये हो जाएगा 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, एक दो चीज और याद रखिए कि जब ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और ये समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण जो होता है ये 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, जबकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणे भुजा होती है। तो ये सब जो फैक्ट है इसे आप लोग याद रखिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन से पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, अरे कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। अरे तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। एक पॉजिटिव सोच के साथ मेरे साथ बने रहिए। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर पहले डिस्कस कर लें, फिर इसके बाद आप लोग को कुछ मोटिवेशनल बात बताने वाला हूं, और हमारे एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होगी इसका भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देखिए पहले दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। देखिए हमारा दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है हमारा 200 मीटर स्क्वायर। ओके, लंबाई 50 मीटर दे दिया है। कितना दे दिया भैया, लंबाई हमारा 50 मीटर दे दिया है। अकबर खेत के चारों ओर 60 रुपया प्रति मीटर की दर से, मेरा कुल मिलाकर के जब ये खेत है, खेत के चारों ओर पेड़ लगाना है भैया, तो पेड़ हम लोग किनारे किनारे लगाएंगे इसका। किनारा किनारा निकालने के मतलब कि हमें खेत का पहले परिमाप निकालना पड़ेगा। अब परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। याद रखिए आयत का परिमाप 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, कहीं नोट कर लीजिए, ऐसे मैं लिखवा भी रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। तो पहले देखिए क्षेत्रफल हमारा ये, लंबाई हमारा ये। तो अब देखिए, तो पहले हम लोग चौड़ाई निकालते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये देखिए हमारा क्षेत्रफल दे कितना दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है हमारा 200, लंबाई कितना दिया है 50, हमारा चौड़ाई पूछ रहा है। तो इस तरह से हमारा चौड़ाई पहले कितना हो जाएगा निकाल लिया जाए, तो 200 बटा में 50, ये कट गया 5 चौका 20, 40 मीटर खेत की चौड़ाई निकल गई। तो जब खेत की चौड़ाई हमको निकल गई कि ये 40 है, लंबाई हमारा दे ही दिया है 50 मीटर है।
तो अब ना हो तो अब हम लोग निकाल दे कि अतः खेत का परिमाप क्या हो जाएगा, अतः खेत का परिमाप हमारा हो जाएगा 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। याद रखिएगा आयत का परिमाप हमारा यही होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। आयत के आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। और याद रखिए कि आयत का जो विकर्ण होते हैं दोनों के दोनों समान लंबाई के होते हैं। ये सब भी कुछ फैक्ट है। जिसके लिए क्या बोला, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, और आयत का जो प्रत्येक कोण जो होता है समकोण होता है। यानी कि आयत वास्तव में एक समांतर चतुर्भुज होती है। तो चलिए देखिए, तो खेत का लंबाई ये परिमाप कितना हो जाएगा 2, एक हमारा लंबाई जो हो जाएगा 50 अब प्लस ये हमारा 40 बनाएगा। ये 50 2 गुणे 5 4 90 9 दूनी 18 180 मीटर। ये हमारा 180 मीटर टोटल है। अब देखिए, अब चूंकि बाढ़ लगाने में पर मीटर में 1 मीटर का खर्चा हमारा 60 रुपये का गिर रहा है। अब चूंकि प्रति मीटर खर्च कितना गिर रहा है, प्रति मीटर खर्च कितना आ रहा है हमारा 60 रुपया। देयरफॉर ये हमारा 180 मीटर का खर्च, 180 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च का हमारा खर्च हो जाएगा कितना 180 गुणे 60 तो 1895 18 108 मैंने 10,800 रुपया हमारा टोटल खेत के चारों ओर बेड लगाने का आएगा। अब इसके बाद इसे आप लोग नोट कर लें। अब आइए हम लोग 5 नंबर जो क्वेश्चन है इस पर डिस्कस करते हैं कि 5 टाइप के मैंने जो भी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करें। चलिए देखते हैं कि यदि एक किताब का दाम हमारा इतना रुपया है तो 1 + 5 किताबों का दाम कितना होगा। अब बताओ जल्दी से, यदि मैं आपसे पूछूं कि एक किताब का दाम 5 रुपया है तो 6 किताबों का दाम कितना होगा, तब फटाक से बताइएगा कि 6 × 5 = 30 रुपया होगा। क्यों आपने बताया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में प्राय हम लोग गुणा ही कराते हैं। तो यहाँ पर दाम इतना रुपया है, इतना किताबों का मूल्य, तो दाम कितना होगा। तो अब देखिएगा हल में क्या लिख सकते हैं कि चूंकि एक किताब का मूल्य कितना दे दिया है, एक किताब का दाम हमारा दे दिया है 4x² + x + 1 रुपया। इसलिए x + 5 किताबों का दाम बराबर कितना हो जाएगा। अब इसमें आप चुपचाप गुणा करा दीजिए, x + 5 से किस में गुणा करा दे हमारा 4x² + x + 1 में। देखिए गुणा कैसे कराएंगे, x से इसमें कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x3, x में x से होगा तो 4x² + x 5 से करा दीजिए तो 5 चौका 20x² + 5x + 5। अब देखिए ये x³ है, क्यूब रखना दीजिए, x² ये 20x², तो ये हमारा हो जाएगा 21x², x और 5x ये हमारा हो जाएगा 6x + 5। ये जो होगा टोटल इतना रुपया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हुआ। अब 6वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन 6 करा इतना 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 का मौसा निकालो। तो सबसे पहला हम लोग क्या होगा कि 114 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड वही अपनी मेथड से कर लेते हैं। तो 2 से कराएंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14, 7 और 5 12 3 से कटेगा 19 × 3 = 57। ये 114 का हो जाएगा हमारा 2 × 3 × 19। चलो अब 380 का, तो 380 का ऐसे दिख रहा है, अब 19 से तो कटेगा ही कटेगा भाई, 19 दूनी 38, तो ये हमारा 20 बार में जाएगा। फिर ये 20 का 19 दूनी 38, ये 20 बार में जाएगा। अब 20 का खंड हम लोग जानते ही हैं। तो अब देखिएगा 380 का 20 का खंड कितना होता है, 2 × 2 × 5 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 × 5 = 20 गुणे हमारा 19 बनाएगा। अब ऐसे ही 133 का खंड कर लेते हैं हम। तो 133 का खंड करने के लिए कितना होगा, 19 दूनी 76, 19 7 133 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 7 × 19। तो अब देखिए कॉमन कौन है हमारा बच रहा है, 19 हमारा उभयनिष्ठ है। तो कह सकते हैं कि इनका जो मौसा है हमारा मौसा हो जाएगा 19। ये नोट कर लीजिए। अब आइए कुछ जो इसके अलावा अन्य जो लघु उत्तरीय प्रश्न में महत्वपूर्ण 2-3 क्वेश्चन है उनको भी थोड़ा डिस्कस करना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण में, यदि एक बगीचे में 576 पौधे लगे हैं, ऐसा कि प्रत्येक पंक्ति में जो पंक्ति लगी है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं, जैसे बगीचे में कुछ पंक्तियां हैं, आप प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं,
जितने की बगीचे में कुल पंक्तियां, मतलब जितने पंक्ति में मान लीजिए कि 5 पंक्तियां हैं तो एक एक पंक्ति में 5-5 फूल लगे हैं, 10 पंक्तियां हैं तो एक एक पंक्ति में 10-10, मैंने ऐसे ही कुछ कह के कह रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में व्यक्तियों की संख्या, मैंने कुछ इस टाइप का जब भी प्रश्न आ जाए तो निसंदेह उस कंडीशन में हम लोग उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। सिंपल सीधा सीधा बात है, उसका आप वर्गमूल निकाल दो, आज जो वर्गमूल जो होता है वही होगा। तो डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो कि पंक्तियों में कुल पौधों की संख्या, डायरेक्टली हल में लिख सकते हो कि पंक्तियों में कुल पौधों की संख्या बराबर डायरेक्ट करड़ी में 576। वैसे 576 का आप गुणनखंड विधि से फैक्टर करोगे तो ये आपका बनेगा 24 गुणे 24, तो ये हमारा हो जाएगा 24। यानी कि जो है कुल पौधों की संख्या जो है 24, मैंने प्रत्येक पंक्ति में 24 पौधे लगे हैं। अब चलिए, ये तो 7 का हल था, 8वां का हल हम लोग देख लेते हैं। यदि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 75 रुपया कम हो तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करो। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में ये हमारा एक चरों में रैखिक समीकरणों का प्रॉब्लम टाइप का जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन के करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक पुस्तक का दाम, माना कि एक पुस्तक का दाम जो है, ध्यान दीजिएगा, माना कि एक पुस्तक का मूल्य x रुपया है। ओके, तो अब प्रश्नानुसार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 75 रुपया कम है। तो 7 पुस्तकों, 5 पुस्तकों का मूल्य जो है 7 पुस्तकों के मूल्य से 75 रुपया कम है। तो ये बताइए 7 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? जब एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपया तो 7 पुस्तकों का मूल्य 7x रुपया। अब फिर क्या कह रहा है, 5 पुस्तकों के मूल्य से, तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना होगा? 5x रुपया। आप प्रश्नानुसार कितना रुपया कम है? 75 रुपया कम है। तो 7 पुस्तकों का मूल्य, तो 7x में से 75, तो 5x। अब प्रश्नानुसार ये हमारा हो जाएगा 75, तो ये हमारा बन जाएगा 7x में से 5 जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 75/2, 75। तो ये बन जाएगा हमारा 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों का मूल्य 75 रुपया कम है। तो ये बन जाएगा x बराबर हमारा 75/2, माने 37.5 रुपया। एक कलम का जो मूल्य होगा हमारा 37.5 रुपया होगा। इस तरह से हम लोगों ने अन्य जो महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न था इसको भी समापन कर दिया। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि सबसे वास्तव में मार्क गेनिंग जो हमारा जो पार्ट होता है वो हमारा जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जो हमारा 2-2 नंबर का 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अभी हमारे सामने बाकी है, डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग एक पॉजिटिव सोच और एक विश्वास के साथ और एक नए नए जोश और एक उत्साह के साथ मेरे साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। और जितने भी हैं ये सब क्वेश्चन करा रहा हूं, इनको स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोटबुक्स पर इसे नोट कर लें। इसके अलावा इन सभी क्वेश्चंस का एग्जाम तक रिवाइज करने लगे, निसंदेह सफलता आपकी कदम चूमेगी। और रह गई बात की जो है प्रैक्टिस इसका जितना संभव हो सके करते रहे। आइए हम लोग बिना समय गंवाए तुरंत जो हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, सबसे ज्यादा मार्क गेनिंग जो हमारा जो पार्ट है उस पर डिस्कस करें। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक हमारा 2 अंक का होगा। इसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस करें कि निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें। अब देखिए, जब भी हमको माध्यिका आ जाए वो भी अवर्गीकृत आंकड़ों का, अवर्गीकृत आंकड़ा माने कि ऐसे ही दे दे 1 2 4 5, मैंने ऐसे नॉर्मली आंकड़ा दे दे तो उसे अवर्गीकृत, यदि बारंबारता सारणी बना कर देता है तो उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। तो हालांकि हम लोग के अपने इस डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में ज्यादातर अवर्गीकृत आंकड़ों का ही माध्यिका हम लोग के सिलेबस में है, तो उम्मीद है कि यही लगभग आएगा। तो देखिए, तो अब ये जब आंकड़ा होता है, तो जब भी हम लोग माध्यिका निकालना होता है तो सबसे पहले जितने डाटाज होते हैं, जितने भी आंकड़े हैं, सभी आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम, आरोही माने बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, हालांकि ज्यादातर आदमी आरोही क्रम में ही लिखता है, बढ़ते क्रम में ही। तो सबसे पहले सभी डाटा को हम लोग आरोही क्रम में लिख देंगे। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम लोग लिखने पर, तो हल में फर्स्ट देखिए, पहला हम लोग का काम होगा कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखने पर, ये बताइए आरोही क्रम माने क्या? सबसे पहले छोटा, सबसे पहले छोटा इसमें कौन दिख रहा है हमको? सबसे छोटा हमारा 4 है। उसके जस्ट बाद बड़ा हमारा कौन है भाई? हमारा 5 है। उसके जस्ट बाद बड़ा कौन है हमारा?
7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 16। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जहां यहाँ पर लिख सकते हैं कि n बराबर कितना हो गया, मैंने कुल आंकड़ों की संख्या n, n जो कि सम है कि विषम, जो कि विषम है। देखिए, यदि विषम हो तब हमारा फार्मूला होता है, तब माध्यिका का सूत्र याद रखिएगा, तब हमारा माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर होता है n+1 बटा में 2वां पद। तो ये हमारा n हमारा कितना है, n हमारा 9 है, 9 + 1 बटा 2वां पद। ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 10 बटा 2 माने 5। ये हमारा हो जाएगा 5वां पद। यहाँ पर 5वां पद है क्या, अब यहाँ से हम लोग गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5वां पद 10 है, तो हमारी माध्यिका कितनी निकल गई, 10। इस तरह से यह हमारा कंप्लीट हुआ। हाँ, ये भी आपको बता दें कि यदि हमारा पदों की संख्या सम था तब तो हमारा ये फार्मूला लगा, यदि विषम था तो यदि हमारी पदों की संख्या सम होगी तब उस कंडीशन में हमारी माध्यिका का फार्मूला याद रखिएगा, होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा में 2। ये याद रखिएगा कि यदि पदों की संख्या सम हो तो ये होता है। हालांकि हमारा यहाँ पर पदों की संख्या विषम थी, तब मैंने यह निकाला कि इस कंडीशन में हमारा माध्यिका ये होगा। माध्यिका निकालते समय फिर से बताऊं, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद गिन लेंगे कि पदों की संख्या सम है कि विषम। यदि सम हो तब तो हम ये फार्मूला, जबकि विषम हो तो पदों की संख्या के माध्यिका n+1/2 पद होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है ये हमारा बोडमास पर है। इसको हल करने के पहले कुछ और बताऊं, देखिए एक फार्मूला होता है हम लोग का हिंदी में कि का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। मैंने सबसे पहले यदि का रहता है तो का को हल कर लेते हैं, उसके बाद भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, तब जोड़, तब घटाना, ऐसे। यदि कोष्टक हो तो कोष्टक में ये हमारा छोटा कोष्टक है, मझोला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक को तोड़ते हैं, तब मझोला कोष्टक को, और तब बड़ा कोष्टक को। चलिए देखिए हल कैसे कर रहे हैं। तो ये हमारा हल में हो जाएगा, यदि मैं इसको ही हल करूं तो देखिए हमारा हल हो जाएगा, देखिए कैसे, ये हमारा हो जाएगा 72 भागे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 29 - 30 - 31, ध्यान दीजिए। 60 में 4 से हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, ये हो जाएगा हमारा 15। गुणे ये हमारा 5 ऑलरेडी है, इसको हम लोग उतार देते हैं, तो ये हमारा ये हुआ। अब देखिए ये 72 भागे ये 29 माइनस मझोला कोष्टक में 30 माइनस ये 31 - 15 बचे 75 हमारा हो गया। तो अब देखिए अब कोष्टक हमारा टूटने ही वाला है, तो अब हमारा हो जाएगा 72 भागे ये हो जाएगा हमारा 38 - 30 माइनस ये 75 में से हमारा 31 घटेगा तो कितना होगा, 5 में से 1 जाएगा हमारा 4, ये 7 में से 3 जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा 4। चूंकि ये माइनस में है, 75 में से 31 घटाएंगे तो माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से हमारा ये कोष्टक यहाँ पर नोट करिएगा, ये ब्रैकेट हमारा टूट गया। अब हमारा हो जाएगा 72 भागे फिर 38 माइनस, अब देखिए 30 में हम लोग 44 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 में यदि हम 44 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 4 और 4 × 3 = 7, ये हमारा हो जाएगा 74। फिर हम लोग क्या करते हैं कि 72 भागे ये 38 में से 74 घटा देंगे तो 14 में से 8 जाएगा हमारा 6 और 7 में से 3 हो जाएगा 3, ये 36। आप 72 में अब 36 से भाग दीजिएगा तो 36 दूनी सॉरी बाय मिस्टेक ये -36 हो जाएगा, -36 और -36 से 72 में आएगा तो ये हमारा हो जाएगा -2। तो इस तरह से ये हमारा बोडमास का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 3 चोर घंटियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के अंतरालों पर बजती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बजना चालू करें तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होते हैं तो ये जो डाटा होते हैं इनका हम लोग निकालते हैं लॉस निकालकर जो समय आएगा वो इस समय में हम लोग जोड़ देंगे। तो अब देखिएगा अब चूंकि 48, 72, 108 इसका आप लसा निकाल लो
तो ये कितना होगा, आप 2 से कटा लो पहले। तो 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 से कटा लो। 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, ये हमारा हो जाएगा 54, 27 दूनी का 54। फिर 2 से कटा लेते हैं भैया, ये हमारा 6 2 9 18, ये 27 नहीं कटेगा, रहने दो। 2 से कटा लो, 3 9 27, इसको रहने दो। 3 से कटा लो, 3 1 3, ये 3 तितिरी के 9, 3 9 27। फिर 3 से कटा लो, 1 1 3, अब ये 3 से 1 1 1, अतः हमारा लौसा कितना निकल गया, देखिए। अतः हमारा लौसा निकल गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका यदि हम लोग गुणा कराएंगे तो ये फाइनली गुणा कराने पर आएगा 432। यानी ये तय हुआ कि 432 सेकेंड के बाद वो पुनः एक दूसरे से क्या होंगे, 432 सेकेंड के बाद ये पुनः एक साथ बजेंगे। तो अतः एक साथ बजने का समय कितना हो जाएगा, अतः एक साथ बजने का समय कितना हो जाएगा बताइएगा। तो ये इतना सेकेंड है एक साथ, ये 8:20 8:20 प्लस ये कितना 432 सेकेंड। तो अब 432 में पहले पता कर लेते हैं कि कितना मिनट होगा। 432 में पहले 60 से भाग लेते हैं भैया, तो ये हमारे 6 7 42, 420 होगा। तो 10 में से 2 कितना हो जाएगा, 420 होगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1 कटर, मैंने 12 सेकेंड ये हमारा हुआ। मैंने 7 बजकर ये 7, फिर देख लें 6 7 42, 432, ये हो जाएगा हमारा 8 20 धन ये 7 मिनट कितना 12 सेकेंड। तो ये 8:20 माने कि 8 बजकर, अतः 8:27, 20 और 7 27 मिनट तथा 12 सेकेंड के बाद पुनः एक साथ घंटियां बजेंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर प्रैक्टिस में रखिए। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। देखिए अब ये एक फार्मूला पर है कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो इसी पर ये हमारा फार्मूला पर होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका फार्मूला ये क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये a क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा भैया हमारा b क्यूब प्लस 8y इंटू 3x ब्रैकेट में ये हमारा हो जाएगा 8y प्लस 3x। ओके, पहला कोष्टक में हमारा ये हो गया भाई माइनस। फिर इसी प्रकार इसको भी तोड़िए, हमारा a क्यूब प्लस, नहीं ये चूंकि माइनस है तो a क्यूब माइनस b, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a की जगह पर हमारा कितना होगा भैया ये 3x इंटू 8y ब्रैकेट में a माइनस b। अब चुपचाप हम लोग क्या करते हैं, इसको हल कर दें। तो ये हमारा कितना होगा 8 का वर्ग 8 × 64, 8 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8 × 64, 8 से कर दे 8 4 32, 8 6 48 और 3 51। ये हमारा हो जाएगा 512 y पर क्यू, ध्यान दीजिएगा, तितरी के 9 3 27 x पर 3 प्लस ये हमारा हो जाएगा तितरी के 9 9 8 72 yx ब्रैकेट में ये हमारा 8y प्लस 3x माइनस, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ऐसे ही तितरी के 9 3 27, ये हो जाएगा 27x क्यूब माइनस ये हमारा 8 × 64, ये हो जाएगा 512 y क्यूब, 512 y क्यूब। ये हमारा हो जाएगा कितना तितरी के 9 9 8 72 xy, आइए 3x माइनस 8y। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा हो जाएगा 512 y क्यूब प्लस 27 x क्यूब प्लस 72 8 8 दूनी के 16 8 7
7/56 157 576। ये देखिए y में y से गुणा होगा तो y स्क्वायर एक्स प्लस ये 3 दूनी के 6 और 3 ही सते 21 216। ये कितना है, ये y एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट देखते चलिए, ये हम लोग माइनस से गुणा करेंगे तो ये -27x³ माइनस माइनस ये प्लस 512y³। आइए माइनस माइनस ये प्लस 72 में 3 से गुणा करेगा 3 दूनी के 6 3 ही सते 216 ये एक्स स्क्वायर वाई। आइए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में फिर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 8 दूनी के 16 फिर ये 8 सते 56 है कि ये हो जाएगा 557 एक्स वाई स्क्वायर। अब सजातीय पदों को एक साथ कर दें 512y³ 512y³। तो देखिए इसमें जोड़ेंगे तो 12 दूनी 5 दूनी 10 12 दूनी 24 1024y³। अब देखिए 27x³ माइनस 27x³ ये तो कट गया। अब देखिए 576y² माइनस 576 एक मिनट 576y²। देखिए इसमें y² कहाँ x है, y² माइनस 576y² ये कट गया। 216y² 216y² तो 16 दूनी का 32 ये हो जाएगा हमारा 432y²। अब देखिएगा ये 15 512y³। ये तो हमारा जो हो ही गया है, तब ये लगभग हमारा ये आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो होगा ये आंसर यही होगा। इसमें क्या किया गया कि डायरेक्ट हमने पहले फार्मूला पर बैठाया, उसके बाद नॉर्मल सरलीकरण मैंने कर दिया। अब चलिए इस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन तैयार रखिए। अब आइए इससे भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 और जो क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं उनका डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि एक संख्या x है, ध्यान दीजिएगा, माना कि एक संख्या x है। तब देखिए दो संख्याओं का योग 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब बताइए, दो आदमी को मिलाकर 10 है, एक आदमी 4 है तो दूसरा आदमी क्या होगा। तो जाहिर सी बात है 6 है, तो 6 में क्या किया हमने 10 में से 4 घटाया, तो जाहिर सी बात है दोनों को जोड़ने को 24 है और एक x है। तो ये बताइए इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, इसलिए दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी क्या 24 माइनस एक्स। अब देखिए प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है भाई, प्रश्न ये कह रहा है कि पहली संख्या माने एक संख्या जो है, ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या जो है दोगुनी है किसकी, दूसरी संख्या की। हमारा प्रश्न ये कह रहा है तो एक संख्या हमारा क्या आ गया x दोगुनी है दूसरी संख्या की, तो 2 से गुणा करा दीजिए दूसरी में, तो x बराबर ये 24 दूनी ये 48 माइनस 2x हो जाएगा। तो ये x उधर आएगा तो इधर 2x बराबर ये हो जाएगा हमारा 48, तो ये हमारा बन जाएगा 3x बराबर बनेगा 48। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 48/3 सूरत यहाँ 48। अतः हो गया x 48 आ गया। अतः हमारी पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 16 तथा दूसरी संख्या हो जाएगी हमारा कितना मानते हैं 24 माइनस एक्स, तो 24 माइनस 16 माने 8। तो देखिए एक संख्या हमारी 8 आ गई या दूसरी संख्या 16 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिए दे रहा है कि इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप है। देखिए समरूप माने एक ही रूप के हैं, तो समरूप है। तो त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं, देखिए ए बी सी की तो सभी भुजाएं दे दिया है, ये हमारा 2 दे दिया है, ये हमारा 3 दे दिया है, ये हमारा 2.8 दे दिया है। अब कह रहा है पी क्यू आर की शेष भुजाओं को बताओ। तो पी क्यू आर की शेष भुजा एक ये हमारा क्यू आर दे दिया है, ये पी क्यू नहीं दिया है मेरे को और पी आर नहीं दिया है, तो इनको निकालना है। तो मैं मान लिया कि पी क्यू हमारा x है और पी आर कितना है y। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि समरूप त्रिभुज की, अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये सूत्र याद रखिएगा, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, माने संगत भुजाएं एक अनुपात में होती हैं। अतः इस नियम से हम लोग क्या कहते हैं, समानुपाती होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा ए बी बटा पी क्यू जो होगा, ए बी बटा पी क्यू हमारा बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर के। फिर ये बी सी बटा क्यू आर, ये हमारा
ऐसे ही AC बटा ये PR के। अब देखिए AB कितना है हमारा भाई, AB हमारा 2 है, P को नापिए X माने हैं, BC 3 है, QR 1.5 है, AC 2.8 है, PR Y मैंने कुल मिलाकर के X और Y को हम लोग को निकालना है। तो अब देखिए इम्प्लाई दैट इन दोनों को पहले हम ले लेते हैं 2/x इक्वल टू 3/1.5। ये देखिएगा 1.5 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा 2, तो ये हमारा बचेगा 2 बराबर ये x से गुणा करा दिए तो 2x, ये हमारा हो जाएगा x बराबर 2/2 माने 1, यहाँ से x बराबर आ गया 1। ये क्लियर हो गया कि ये वाली जो हमारी साइड होगी ये 1 होगी। अब पुनः देख लीजिए, पुनः हमारा इसको एक बार मैं बराबर कर लेता हूं, तो ध्यान दीजिएगा y बराबर क्या हो जाएगा, पुनः हमारा 3/1.5 जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 2.8 बटे में y। तो यहाँ से देखिए से गुणा कराएंगे तो y बराबर हो जाएगा कितना 2.8, 1.5 से इधर गुणा बटा में ये हमारा आ जाएगा 3, 3 5 15 0.5। अब y बराबर हो जाएगा हमारा 5 40, अब 5 दूनी 10 4 14, तो y बराबर 1.4, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 1.4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी जो शेष भुजाएं निकल गई, एक 1 सेंटीमीटर और एक हमारा आ गया 1.4 सेंटीमीटर। आइए अब अपने इस वीडियो लेक्चर के लास्ट जो टॉपिक है और बेहद ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, चलिए अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं का बारंबारता सारणी ज्ञात कीजिए। तो बारंबारता सारणी ज्ञात करने के लिए देखिए ये जो होता है हमको 3 पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहले तो एक और हम लोग लिख लेंगे संख्या, एक और हम लोग लिख देंगे बारंबारता, बारंबारता माने कई बार आ रहा है, और एक और लिख देंगे टैली चिन्ह। तो देखिए टैली चिन्ह कैसे बनाते हैं, ये कैसे, तो देखिए संख्या में सबसे पहले छोटा हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन है 12, आरोही क्रम में बढ़ते हुए। तो 12 देखिए कई बार कितना बार है 1 2, 12 केवल 2 बार है, टैली चिन्ह केवल 2 बना दीजिए। अब देखिए 12 के जस्ट बाद क्या है हमारा 13, 13 देख लीजिए कितना बार है 1 2, 13 भी हमारा 2 बार है, 13 2 लिख दीजिए, टैली चिन्ह 2 बना लीजिए। अब हमारा 13 के बाद 14, 14 देखिए कितना बार है, तो 14 जो है हमारा केवल और केवल एक ही बार है, तो इसे 1, इसमें टैली चिन्ह केवल 1 बनाएंगे, अभी बता रहे हैं। अब 14 के बाद देख लीजिए 15 हमारा कितना बार है, तो 15 1 2 3 4, 15 हमारा 4 बार है, तो देखिए टैली चिन्ह 1 2 3 4, ये 4 बन गया। अब 15 के बाद अब हमारा क्या बचता है, एक 16 बचता है। देखिए 16 कितना बार है 1 2 3, 16 जो है हमारा केवल कितना बार है 16 हमारा 3 बार है, 16 हमारा 3 बार है 1 2 3। तो ये हमारा टैली चिन्ह। हाँ टैली चिन्ह बनाते समय ध्यान दीजिएगा यदि हमारा 5 रहता इस बाई दबे, यदि बारंबारता हमारा 5 होता तो टैली चिन्ह ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5। जैसे मान लीजिए कि हमारा टैली चिन्ह, मान लीजिए कि बारंबारता हमारा 7 आया होता तब टैली चिन्ह कैसे बनाता 1 2 3 4 5 6 7। यदि 12 आया होता तो कैसे बनाता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2। तो इस तरह से जो है हम अपना टैली चिन्ह बनाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हाँ आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप बड़े पेशेंस के साथ इसे आप लोग पूरे वीडियो को देखें, और जितने भी आपके जो भी डीएलएड में बिलोंग करने वाले जो बच्चे हैं इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है इसे शेयर करें, ताकि लगभग सभी बच्चों के पास पहुंच पाए जो इसके लिए जो है तैयारी कर रहे हैं डीएलएड की, ताकि बहुत से बच्चे जो है इस हमारे वीडियो लेक्चर के माध्यम से बहुत कम समय में स्टडी करके बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाएँ। इनके लिए और जो है आप लोग का जो स्नेह प्यार प्रेम मिला है वो हमेशा मिलता रहे। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सहयोग और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।